फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, सो रिप्रोडक्शन हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है, उसका लेक्चर नंबर 3 है आज। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 तक हमने क्या किया था, मैंने RCH के बारे में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दी, अच्छी तरह से उसके बारे में पूरा का पूरा बता दिया, जितना बता सकती थी सब बता दिया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली जितना RCH में हमने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, बेसिकली फैमिली प्लानिंग की थी, अब उस सब का मतलब अब उसके अकॉर्डिंग हमने NGO वगैरह को ज्वाइन किया, नॉलेज बढ़ाया सबका। अब वो प्लानिंग की, उसको एक्सक्यूट करने की बारी है। एक्सक्यूट का मतलब इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब बेसिकली होता है एक्सक्यूट। किसी भी प्लान को बनाने के बाद आपको एक्सक्यूट करने की बारी आती है ना, कि प्लान बना ली, प्लॉटिंग कर ली, अब उसको अप्लाई करना है जिस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे लिख लो अप्लाई या फिर एक्सक्यूट, अप्लाई लिख लो। ठीक है, अप्लाई करने को ही हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, सो क्या है ये, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन। क्या करना है उसमें, क्या क्या था, प्लान बनाया है उसको अफोर्ड करने के लिए, तो उसमें क्या क्या था। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जैसे कि हमने बनाया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जैसे कि आप जो पूरा प्लान बनाया तो एक जगह NGO वगैरह बनाया या किसी भी चीज़ को बनाया तो एक जगह तो फिक्स किया ना, कि हाँ कि आप कैसे बनाओगे, तो रहने के लिए घर होना चाहिए, बेसिकली सब कुछ के लिए। तो वहाँ पे कैंप वगैरह लगाते हैं, वो फैसिलिटीज सारी की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, और उसके साथ कुछ डॉक्टर्स को भी रखते हैं, जैसे कि लेडीज कैंप वगैरह लगती है, जैसे डॉक्टर लगाते हैं ना कैंप वगैरह, फ्री वाले, फ्री हेल्थ केयर लगती है, फ्री हेल्थ कैंप लगती है, फ्री डेंटल कैंप लगती है, तो वो लगती है कैंप। उसके साथ एक तो जगह चाहिए सबसे पहले, कि हाँ भाई एक जगह कर लिया, कि अब जगह कर लेते, मतलब डॉक्टर्स भी तो आने चाहिए। तो उसमें एकदम अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की, जैसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहे हैं तो उसमें लड़कियों का जांच करेंगे। फिर उसके बाद कपल जाएगा, कि अब देखेगा कि बहुत जागरूक हो गए, लेकिन कपल कहेगा चलो भाई फ्री में हो रहा है, तो थोड़े नॉलेजेबल कपल है, पढ़े लिखे है, तो बोलेगा फ्री में हो रहा है तो कराने में क्या हर्जी है। उसमें उन्होंने क्या किया, एड्स वगैरह का जांच का भी करवा दिया। तो उन्होंने बोला कि मुफ्त में कर रही है गवर्नमेंट, तो कराने में कोई हर्जी नहीं है, हमारा ही फायदा है। तो कुछ नॉलेज वाले तो वो सब का भी, कि जैसे डॉक्टर से पेशेंट कोई कपल मिलने आए तो वो डॉक्टर को भी अवेलेबल करवाई, मतलब वहाँ पे उपस्थित करवाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, मटेरियल सपोर्ट। अब उसके साथ जो चाहिए, डॉक्टर तो आ गया, सब कुछ आ गया, डॉक्टर के साथ उसके मटेरियल भी तो चाहिए, इक्विपमेंट जिसको बोलते हो। बिना इक्विपमेंट की काम होगी, डेस्क बेंच चेयर के साथ साथ डॉक्टर का खुद का आला वगैरह भी चाहिए, तो सब कुछ ये सारे के सारे। ठीक है, अब उसके क्या है, दीज आर इसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट, ये बोला, इसके साथ मेडिकल असिस्टेंट कुछ एंड केयर टू पीपल ऑफ रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक। और उसके बाद जो लोग उसमें जाएंगे उस सब के मतलब कुछ कैंप वगैरह लगाए तो डॉक्टर को बुलाए, तो उसमें क्या क्या, जैसे कि किसी को प्रेगनेंसी से रिलेटेड उसको मतलब नॉलेज दिया गया, कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको बोला गया कि अभी आप प्रेग्नेंट हो तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, क्या उठाना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह, उस सब से रिलेटेड एक गायना को रखा गया। ठीक है, गायनोलॉजिस्ट। डिलीवरी, फिर उसके बाद कोई लेडीज है जिसका मंथ पास में आ गया डिलीवरी का, जैसे उनका वीक मंथ होने वाला है, 1-2 महीने बोल रहे हो, 1-2 सप्ताह या फिर 1-2 दिन बाद उसकी डिलीवरी है, तो उसको ये बोला गया कि ये सामान ले जाओ, ऐसे रखो, आप चलो फिर सब उनको जितना नॉलेज देना चाहिए वो सब दे रही थी। उसके बाद है STD से रिलेटेड, मतलब जो बीमारियां के इससे रिलेटेड बताई। फिर अबॉर्शन की, मतलब क्या होता है कि अगर आप ये सब नहीं करोगे तो अबॉर्शन से किसी की धारणाएं होती है कि जल्दी अबॉर्शन नहीं करवाते, कि हाँ अबॉर्शन उससे, अब उसे अबॉर्शन का सही उपयोग, मतलब अबॉर्शन कभी कभी होता है इमरजेंसी में करानी पड़ती है, तो कैसे क्या होना चाहिए, इससे क्या होता है कि लोगों को होता है कि अबॉर्शन हो जाएगी तो आगे माँ बनेगी कि नहीं, तो ये सब जितनी भी उनके अंदर दिमाग में मतलब भरा हुआ था उस सबको दूर कर रहा। ठीक है, और उसके बाद मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, जैसे कि टाइम पे क्या होता है, लड़कियों को टाइम पे पीरियड्स नहीं आते, तो उसके बारे में कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस्ट्रुअल का रुकना का मेन तो है कि प्रेगनेंसी मतलब आना, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है, कि दिमाग में स्ट्रेस डाल लो, जैसे अभी के कंडीशन में, अभी की लाइफ में जो गर्ल्स होती है उस गर्ल्स में, जैसे ये वाली गर्ल्स जो हमारे एज की गर्ल्स है, उन सब में टेंशन की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन का बैलेंस इनबैलेंस हो जाता है, कि पढ़ने के चक्कर में पढ़ाई दिन रात एक करके पढ़ाई करना, फिर टाइम पे खाना नहीं खाना, फिर गंदी चीज़ें, मतलब गंदी इनफैक्ट मीन्स फास्ट फूड वगैरह खाना, हाइजीनिक वाली खाना नहीं खाना, अनहेल्दी फूड खाना, उन सब से भी मेंस्ट्रुएशन पे प्रॉब्लम होता है। फिर कॉन्ट्रासेप्शन की, आप जैसे कि कॉन्डम का सही उपयोग, कॉन्डम से करने से ऐसा कि लोगों के बीच में धारणाएं थी कि कॉन्डम यूज़ करने से सेक्सुअल इन्हांसमेंट और सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं मिलती, या फिर मतलब सेक्स
कि डिज़ायर होता है वो सब कम हो जाती है, ये सब धारणा है वो सबको समझाया। फिर कैसे यूज़ करें कैसे ना यूज़ करें, फिर ये क्या UTIs वगैरह का यूज़ करें कि अगर आप कॉन्डम नहीं यूज़ करना चाहते हो तो वो सब मैं कॉन्ट्रासेप्शन आगे बताऊंगी, तो वो सब बताऊंगी, ये सब था उसमें, ठीक है। और इनफर्टिलिटी, जो कपल फर्टाइल नहीं है तो वो आगे भविष्य में क्या करे नहीं करे ये भी हमें पढ़ना है। IVF जो होता है ये सब हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है, समझ रहे हो। ये सारे के सारे हमें इसी, ये प्रेगनेंसी तो आपने पढ़ लिया, देखो ये प्रेगनेंसी आपने पढ़ लिया, डिलीवरी पढ़ लिया, ये पढ़ा कि कैसे होता है जो अब इससे पहले वाले चैप्टर में। बट इसमें हमें दिखाया है कि जो लेडी प्रेग्नेंट है, कैंप लगी बेसिकली, उस कैंप में आके आप डॉक्टर से इस सब चीज़ के हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हो, ये सब चीज़ें से रिलेटेड, समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए, चलो ठीक है। चलो NCERT पढ़ लेते हैं यहाँ तक का। देखो क्या है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। बोला जा रहा है कि सक्सेसफुल मतलब आप अप्लाई करने के लिए इसको पूरी तरह से मतलब सक्सेसफुल करने के लिए मतलब आपको क्या करना है, एक तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज डॉक्टर भी होने चाहिए और मटेरियल सपोर्ट भी, ठीक है। These are सब मैंने समझा दिया। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problem like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problem, infertility, etc. Implantation of better technique and new strategy from for time to time is also required to provide more efficient care and assistance to people। बोला जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन अभी जो कर रहे थे उसके साथ साथ आपको कुछ अच्छे मतलब समय के अकॉर्डिंग आपको इसमें सिस्टम्स भी और बदलाव भी लाने पड़ेंगे कि समय के अकॉर्डिंग जैसे उस टाइम में जो था उसके बाद आपको तकनीक बढ़ानी पड़ेगी। जैसे 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 लोग बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन हो रही है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही है, वैसे वैसे तो डिजीज़ भी बढ़ रही है ना। देखो कोई सोचा था कि कोरोना जैसी बीमारी आएगी आपको 1 साल 2 साल नहीं, पूरे के पूरे 2-3 साल तक ऐसे हालत ख़राब कर देगा, पूरे इतना लंबा लंबा लंबा। तो जैसे हम बढ़ रहे हैं अब वो वेरिएंट बना रहे हैं, हमारी बॉडी हम लोग डेवलप हो रहे हैं, वैसे क्या कर रहा है डिजीज़ भी डेवलप हो रही है, समझ रहे हो। उनके भी वेरिएंट आ रहे हैं, कोरोना के भी कितने सारे वेरिएंट आ गए, देख रहे हो। तो वही तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी सुविधाएं अपने अकॉर्डिंग जनरेट करके रखनी पड़ेगी। ये सब डॉक्टर्स के लिए बोला जा रहा है। उसमें है सबसे बड़ी बात ये है सेटरेटी बैन ऑफ एमिनोसिंथेसिस। अब एक एमिनोसिंथेसिस है, इसके बारे में देख लीजिए क्या होता है। पहली बात ये एमिनोसिंथेसिस क्या होता है, क्यों लाई गई थी, गवर्नमेंट ने क्यों की थी, फिर क्यों बैन भी कर दी इसको। गवर्नमेंट ने अप्लाई कराई किसी भी चीज़ को, गवर्नमेंट सरकार हमें किसी भी चीज़ को अप्लाई कराती है उसके ऊपर उनका अलग उद्देश्य होता है, लेकिन उसके साथ अगर आप गलत उद्देश्य से यूज़ करते हो तो गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं करती, गवर्नमेंट अप्रूव करने के बाद भी उसको हटा देती है। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एमिनोसिंथेसिस। अब देखिए ये होता क्या है, गवर्नमेंट क्यों लाए थे और क्यों हटा दिया दोबारा गवर्नमेंट ने, ये सब हम अभी देखेंगे, समझ गए, ये नोट कर लिए। चलिए चलो ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अमीनो सिंथेसिस, ठीक है। देखो अमीनो सिंथेसिस क्या होता है वो हम आज अभी पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। इसमें देखो एक प्रोसीजर है परफॉर्म होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू ऑब्टेन एमनियोटिक फ्लूइड टू टेस्ट फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज और फिटल इन्फेक्शन। बेसिकली क्या होता है जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है, कोई मम्मी प्रेग्नेंट है तो वो क्या होता है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, बताया था मैंने कि उसमें बहुत सारे फ्लूइड होते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको ले जाते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं उसके यूट्रस साइड पे, और उसके बाद एक तरीके से डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो, और उसमें से उसके बॉडी में से क्या करता है एमनियोटिक फ्लूइड निकालता है। सिरिंज से जैसे होता है ना, जैसे खून निकालते हैं वैसे ही सिरिंज घुसाता है और उसके पोजीशन पे, और उसके बाद उसमें से सिरिंज से जैसे ब्लड निकालते हैं वैसे ही उसमें से क्या करता है एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालता है। और वो एमिनोसिंथेसिस क्यों होता है कि बॉडी में वो चेक करते हैं कि कुछ उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन में जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, फिर उसके बाद उसको कुछ डिफेक्ट दिखेगा कि अगर इसमें कि डॉक्टर बोलेगा कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो क्या करते हैं बेसिकली उसी के लिए बोलते हैं कि आपको अमीनोसिंथेसिस करानी पड़ेगी। तो अमीनोसिंथेसिस कराने के लिए देखो लिखा हुआ क्या है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज या फीटल इन्फेक्शन। बहुत सारे क्रोमोसोमल डिजीज होते हैं हमारे में, जैसे आगे इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें देखोगे आप, मैं बताऊंगी उसमें हीमोफीलिया हो जाता है, जैसे कि होता है कि आपका मतलब ब्लड में आपका ब्लड का कलर चेंज हो रहा है, सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया, ये सब आपका क्रोमोसोमल डिजीज है। तो वही है एग्जांपल के लिए ये डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। जो बच्चे में उसका हेड बड़ा हो गया उसमें क्रोमोसोम का क्या कहते हैं बेसिकली
क्रोमोजोमल का मतलब क्या हुआ, क्रोमोजोम में आपके चेंजेस होंगे, या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी या एब्सेंट हो जाएगा, यही है। तो या फिर उसके एक्स के जगह पे वाई हो जाएगा, वाई के जगह पे एक्स हो जाएगा। ये सब डिजीज जो हो जाती है वो क्रोमोजोम में आती है। तो वो क्रोमोजोमल डिजीज है उस बच्चे में, उसको देखने के लिए, या फीटल इन्फेक्शन कि बच्चे को कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, ये सब देखने के लिए अमीनोसिंथेसिस का गवर्नमेंट ने क्या करा था, मतलब बेसिकली प्लान एक्ट करी थी, स्टार्ट करी थी। ठीक है, उसमें कौन कौन सा, ये डायग्नोसिस, इट्स डायग्नोसिस मतलब ये किस किस का डायग्नोसिस करता था, ये है दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। क्रोमोजोम, अगर किसी के क्रोमोजोम में कोई खराबी है, हाँ नहीं बोलता है कि अगर कि तुम्हारे जीन में गड़बड़ है। जीन में गड़बड़ का क्या कहने का मतलब है, जीन में गड़बड़ का मतलब है जेनेटिक गड़बड़ी, किसी की जेनेटिक जीन में मतलब खानदानी एक पीढ़ी दर पीढ़ी कोई प्रॉब्लम चलते आ रहा है। जैसे कि होता है ना डायबिटीज, जेनेटिक डायबिटीज भी होते हैं। जैसे कि अगर आपके दादाजी को डायबिटीज है तो चांसेस है आपके पापा को होने की, आपके पापा को डायबिटीज है तो आपको चांसेस है कि आपको भी होएगी। तो वो एक बीमारी होती है जो खानदानी एक बीमारी, नहीं बोलता है खानदानी बीमारी है इसका, वो तो बोल चाल के लैंग्वेज में बोल देता है कि गुस्सा हो रहा है चाहे कंजूस है तो इसकी खानदानी बीमारी है ये करने की, लेकिन होती है खानदानी बीमारी। खानदानी बीमारी कैसे होगी, जेनेटिकली ही होगी कि उसके जीन में जो प्रॉब्लम थी उसके दादा के वो बॉडी में बेबी में आई, बेबी के मतलब पापा में, पापा से बच्चों में, अब बच्चों से आपके बच्चों में होने के चांसेस है। तो वो उसी तरीके का है। तो उस जेनेटिक डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए, पहचानने के लिए, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसका क्योर कैसे होगा, कि वो अगर मान लो कि अगर वो नहीं क्योर होने वाला है तो अल्ट्रासाउंड के समय में एमिनोसिंथेसिस करी, एमिनोसिंथेसिस करने के बाद अगर देखा कि बिल्कुल नहीं होने वाला है तो उस बच्चे को रखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो डॉक्टर क्या करेगी, अब हम एक एक्स्ट्रा दूसरा उपाय बताएगी। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे प्रेग्नेंट हो तो टाइम टू टाइम आपको अल्ट्रासाउंड मंथली करानी चाहिए और पूरी तरीके से प्रोसीजर डॉक्टर जितना चेकअप बोले करना चाहिए। उससे क्या होता है, एक एबनॉर्मल बेबी को जन्म देने से अच्छा है कि आप उसको गर्भ में ही मार दो। गर्भ में मारना तो एक तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है, लेकिन अगर जिस बच्चे को भविष्य ही नहीं है कुछ, उस बच्चे का बीमारी, मान लो कुछ ऐसा बीमारी हो गया उसको जिस बीमारी का आगे भविष्य में कुछ काम ही नहीं है, तो बेमतलब में उस बच्चे को ढोना, एक तो सबसे बड़ी बात है माँ बाप कितना भी प्यार करे बच्चों को ढो लेंगे, लेकिन एट द लास्ट जो दर्द है, दुख है, वो सब तो उस बच्चे को ही झेलना है ना। तो उससे बेटर है उसको उस बच्चे को वहीं पे खत्म करना चाहिए, उसका वहीं पे। इसी सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने क्या करी, ऐसे सुविधाएं दी। ठीक है, तो उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से, एक तो डाउन सिंड्रोम, ये सब सिंड्रोम हमें क्या करना है, इनहेरिटेंस में पढ़ना है, मैं आगे आपको बताऊंगी। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, उसके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी पढ़ना है, एंड टू डिटरमाइन सच सर्वाइबिलिटीज ऑफ दिस फिटस। और उसको ये सब करने के बाद उसको देखता है कि ये बीमारी होने के बाद भी उस बच्चों के आगे जाके भविष्य में ठीक हो जाने के चांसेस कितने हैं, क्या होने का चांसेस कितने हैं, इस सब चीज़ के लिए क्या किया गया, अमीनोसिंथेसिस किया। लेकिन हमारे कुछ महान लोग इसका भी मिसयूज करने लगे। ठीक है ना, हर चीज़ का यूज और मिसयूज होता है, तो इसका भी मिसयूज करने लगे। ये बेसिकली गवर्नमेंट ने हमें अप्रूव कराई। गवर्नमेंट का मुद्दा था ये कि क्रोमोसोमल डिजीज को निकालने, हाँ, कि क्रोमोसोमल बच्चों में कोई हानि है तो निकालने, या बच्चों में कोई इन्फेक्शन है तो निकालने। और कुछ महानुभावों ने क्या किया, बच्चों को ही निकालने में यूज करने लगे। बच्चों को निकालने का मतलब कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन करने लगे कि लड़की है या लड़का है, क्योंकि अम्नियोटिक फ्लूइड से पता चल जाता है कि वो लड़की है या लड़का है। तो अम्नियोटिक फ्लूइड निकालने के लिए वो क्या किए, वो जैसे ये चलता था, फिर कुछ डॉक्टर्स पैसे लेके बोल देते कि क्या होता है कि हमारे यहाँ लड़कियों को अभी भी बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, लड़कियों को अबॉर्शन किया जाता है। अबॉर्शन करवा के क्या कर देते हैं, लड़कियों को मार देते हैं, भ्रूण हत्या जिसको बोलते हो ना, फीमेल फिटिसाइड। तो उसी में काम करने लगे। एमनियोटिक फ्लूइड देख लिया, एमनियोटिक फ्लूइड देखने के बाद उसे पता चल गया कि ये लड़का है या लड़की, और उसके बाद लड़की हुई तो गर्भ में ही मार दिया। और उन्होंने बोला क्या कि इसको जेनेटिक डिसऑर्डर था, ऐसे कुछ करके। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कुछ पता नहीं होता, आपको वो डॉक्टर बुखार बोल दिया, आप मान लोगे बुखार। अब बुखार आपको फील होता है तो एक तरीके से, लेकिन इंटरनल ऑर्गन में आपको कोई बोल दे कि आपका ये प्रॉब्लम है तो आप मान पाओगे, नहीं मान पाओगे। आपको तो जो बोलेगा वो कर लोगे। तो डॉक्टर बोल दिया, और फिर बच्चे, अब वो डॉक्टर रिपोर्ट जो बना दिया, दुनिया को तो वही दिखती है ना, और उसके पीछे वो पैसे ले लेते हैं कि मतलब उस कपल को बोलते हैं कि आपको बेटी चाहिए, तो बोलते हैं अगर नहीं चाहिए तो बोलता है अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो भविष्य सोच लेते हैं कि पैसा नहीं, मतलब बेटी होगी तो पालेंगे पोसेंगे, फिर शादी के बाद फिर से उसको दहेज देना पड़ेगा, दहेज में पैसे जाएंगे। तो इस सब चक्कर में क्या करते हैं, बोलते उससे अच्छा मार दो, और फिर उस बच्ची को मारते हैं, उसके पैसे डॉक्टर को दे देते हैं।
समझ रहे हो? तो यही मिसयूज होने लगा, वो भी बहुत भारी तादाद में। तो फिर क्या करनी पड़ी गवर्नमेंट को? बंद करनी पड़ेगी ना, ऑब्वियसली बात है कि इतना ज़्यादा जो यूज़ करने के लिए आए थे मिसयूज करने लगे। समझ आए? चलिए नोट कर लो इसको। देखो प्रोसीजर क्या है इसका? प्रोसीजर मतलब कैसे होता है ये टेस्ट होता है, यूजुअली होता है डन 14 से 12 वीक के अंदर, ठीक है। जो बच्चा 14 से 12 साल का, वीक का हो जाता है, नॉट साल, वीक का हो जाता है, सप्ताह का हो जाता है, तो उसके बीच में आप इस एम्यूनोसिंथेसिस कराता है, एम्यूनोसिंथेसिस, और उसमें पता चल जाता है कोई डिफेक्ट वगैरह है तो उसके क्या बोलते हैं, फिर आगे डॉक्टर देखता है कि ये प्रोसीज आगे ये डिफेक्ट ठीक होने वाला है कि नहीं भविष्य में या अभी, तो उसके अकॉर्डिंग आगे का प्रोसीड लेते हैं, काम करते हैं। अब देखो कुछ मिसयूज ऑफ क्या है, एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस का मिसयूज क्या था? इट इज बीइंग यूज्ड टू किल द नॉर्मल फीमेल फिटिसाइड। क्या मतलब 12 से 12 सप्ताह हो गया, 18 से मतलब ये 14 से 18 के बीच, उसमें देख लेगा कि लड़की है कि लड़की है तो उसको किल कर देते थे बहुत तादाद में, जिसकी वजह से इसको बैन किया गया, ठीक है। चलो एनसीईआरटी पढ़ ले। देखिए चलो फिर कहाँ थे हम? इम्प्लीमेंटेशन हमने देख लिया था। अब क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर इफिशियंट केयर एंड असेसमेंट ऑफ द पीपल। बोला जा रहा है कि मैंने बता दिया था कि समय समय के अनुसार आपको चेंजेस वगैरह हर चीज़ में लानी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ का समय बदलता है तो टेक्नोलॉजी बदलती है तो डिजीज़ बदलते हैं। डिजीज़ जितना ज़्यादा आप जैसे जैसे समय बढ़ते हैं वैसे पोल्यूशन आप बढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो डिजीज़ का रेट भी हाई होता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको मेडिसिन वगैरह भी हाई देनी पड़ेगी, सामान सब भी हाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है इसके बाद? स्टेटरी बैन एंड अमीनोसिंथेसिस फॉर। देखो यहाँ पे सबसे पहले लाइन लिखा हुआ है कि सबसे पहले एमिनोसिंथेसिस क्या थी, तो उसको सबसे पहले बैन किया गया, वही लाइन लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सेक्स डिटर्मिनेशन कराता था, सेक्स डिटर्म टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेयर्स ऑफ फीमेल फिटिसाइड। बोला जा रहा है कि काम किसी और चीज़ के लिए था लेकिन करना लोग किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर दिए, कि लड़कियों बेसिकली भ्रूण हत्या के लिए इसको ज़्यादा तादाद में लोग यूज़ करने लगे। क्या है? Massive child immunization etc. Some program that merit mention in this connection. अब होता है in amniocentesis some of the amniotic fluid, यही बोला है कैसे क्या होता है वो मैंने बताया था वही। कुछ amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cell and dissolve substance. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia etc. Determine the survivability of the fetus. वही बेसिकली क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड उसमें से निकाला सिरिंज से, और सिरिंज से निकालने के बाद उसको चेक किया, उसमें देखता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके बाद क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई, प्रॉब्लम निकला, तो उसके बाद आगे का प्रोसीजर नहीं निकला तो चलो मुबारक हो, आपका बच्चा हेल्दी है, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्या है, इन रिसर्च ऑन वेरियस reproduction related areas are encouraged and supported by government and non-governmental agencies to find out new method or to improve upon the existing one. Do you know that Saheli, a new oral contraceptive for the female was developed? अभी बोला जा रहा है कि जैसे जैसे रिसर्च मतलब जो हमारी लखनऊ थी ना, लखनऊ का जो रिसर्च ड्रग वाला है, तो उन्होंने मतलब अब धीरे धीरे इतना हर चीज़ अब टेक्नोलॉजी बढ़ाई जा रही है कि आगे प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सहेली क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे देश में सबसे पहले अगर कोई ड्रग आई थी इससे रिलेटेड तो वो सहेली थी, जो हमारा किसने करा था, लखनऊ का है जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, उससे किया गया था, उन्होंने ही इसका क्या किया था, मतलब बनाए थे उन्होंने, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, चलिए ठीक है, देख पहले एनसीईआरटी पढ़ो फिर उसके बाद ये देखो क्या लिखा हुआ। यही थी हमारी, हाँ। Research of various reproduction related areas for encouraging and supporting by government and non-governmental agencies to find out new method and or to improve upon the exchanges. Do you know that सहेली के बारे में पढ़ना है। सहेली is a oral contraceptive for the female। अब वो डेवलप हुआ था, यही है सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओरल का मतलब खाने वाली, ठीक है, खाने वाली दवा है। वो फॉर द फीमेल के लिए, लेडीज के लिए है बेसिकली। डेवलप होता है, डेवलप किसके द्वारा, इंडियन साइंटिस्ट ने कहाँ करा था, CDRI कहाँ है, लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, लखनऊ में है, ठीक है। चलिए वही है। आइए क्या होता है,
ये भी देख लीजिए, आगे पढ़ना ही है। तो ये है जो देखो इसके नॉन स्टेरॉइडल होता है, स्टेरॉइडल में तो ये स्टेरॉइड की डेरिवेटिव नहीं होती है ये। और उसके बाद है ये रिस्पॉन्सिबल है, इसमें क्या ये मॉड्यूलेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर, मतलब बेसिकली जो बॉडी में एस्ट्रोजन का रिसेप्टर है उसको मॉड्यूलेट करने के क्या कारण है, मतलब बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। और ये प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन क्या होता है बताया था मैंने कि बच्चों का मतलब ये जाइगोट के बाद ब्लास्टोला बनने के बाद ब्लास्टोसाइट का क्या ब्लास्ट होती है इम्प्लांट यूटेरस में आके चिपकने को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। ये बेसिकली क्या करता है कि बेबी जाइगोट फॉर्म हो गई, ये आपका यूटेरस हो गया, रेड से कर देते हैं कि मान लीजिए आपका ये आपका बेसिकली फैलोपियन ट्यूब थी, हाँ, इसके बाद ये आपका यूटेरस है, इस साइड वाली फैलोपियन ट्यूब, हाँ, ठीक है, ऐसा ही हुआ कुछ, ठीक है। तो उसके बाद क्या है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये जाइगोट था, यहाँ से अपना फॉर्मेशन होते 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 बहुत सारा मतलब क्लीवेज होते होते एक आगे यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट वाला पूरा फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे आने के बाद ये आपका क्या था, यहाँ पे आके आपकी ये इंडोमेट्रियम में अटैच होगी, ये इंडोमेट्रियम में अटैच होती तो ये यहीं पे इसी वाले को क्या कर देता है, ये पिल्स खाने के बाद अब वो क्या करेगा, ये यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं होने देती है। जो यहाँ पे क्या आपको ब्लास्टोसाइट आया, ब्लास्टोसिस्ट को यहाँ पे क्या करके आपका इम्प्लांटेशन रोक देता है। इम्प्लांट नहीं हो पाई, इम्प्लांट नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन, ये क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन तो हो गया, इम्प्लांट नहीं हुई तो क्या हो, कहने का मतलब प्रेग्नेंट नहीं हुई लेडी, तो यही बेसिकली है प्रेगनेंसी को रोकता किस तरीके से है, ये इम्प्लांटेशन को रोक देता है। इम्प्लांटेशन का मतलब यहाँ पे आने के बाद भी इस वाले लेयर को इंडोमेट्रियम की थिकनिंग बेसिकली क्या करता है कि ये जो थिकनिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम, ये पे लिख दो, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन कैसे, बाय लूज, थिकनिंग है, इंडोमेट्रियम की थिकनिंग होने ही नहीं देता, बाय प्रिवेंट थिकनिंग ऑफ द, प्रिवेंट थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग ही नहीं होने देती। अब एंडोमेट्रियम ठीक ही नहीं हो पाएगा तो उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह तो घर बन ही नहीं रहा है। जब बच्चा मतलब घर बच्चा तो रेडी है, बेबी जाइगोट तो रेडी है, लेकिन अब उसका घर ही नहीं रहने के लिए तो कहाँ रहेगा बेचारा। तो बेसिकली क्या हुआ, थिकनिंग को क्या करा, प्रिवेंट, रोक दिया, थिकनिंग होने ही नहीं दिया। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो थी उसके मतलब उसी थोड़ी की वजह से क्या करती थी वो मोटा थिकर, इंडोमेट्रियम को थिकर कौन बनाता था, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, दोनों का रिडक्शन ही कम कर दिया जिसकी वजह से इंडोमेट्रियम की थिकनिंग ही नहीं हो पाई, उसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। तो बेसिकली ये सहेली क्या करती है, इम्प्लांटेशन को रोकती है। ये याद रखिएगा, बहुत सारे पिल्स हैं या फिर जितने भी हैं IUDs है, पिल्स है, कौन क्या करता है, किस पर्पस के लिए है, ये याद करना आपको बहुत जरूरी है। कि IUDs का क्या काम है, वो कोई देखो इसलिए है क्योंकि कोई ओवुलेशन नहीं होने देता, कोई आपको क्या करते हैं, आपको फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता, कोई आपको यहाँ पे देखिए एंट्री ही नहीं होने देगी। बहुत सारा IUDs जो होता है वो आपको कोई यहीं पे रोक देगा, कोई यहाँ पे रोक देगा, कोई यहाँ पे जाने नहीं देगा। फिर जाने के बाद यहाँ पे तो क्या होता है, स्पर्म आ गया और ओवरी से आपका ओवुलेशन ही नहीं होने देगा, एग ही फॉर्मेशन नहीं होने देगी। तो ये सब चीज़ के लिए आपको ध्यान दे के याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का क्या है, ये सबका फंक्शन अलग है। जैसे सहेली क्या थी, ये फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अभी तक फर्टिलाइजेशन के साथ साथ क्लीवेज भी हो गया। फर्टिलाइजेशन हो गई हमारी, गैमेट फॉर्मेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्लीवेज भी हो गई, लास्ट उसके बाद क्या था हमारा इम्प्लांटेशन। तो हमारा इम्प्लांटेशन नहीं होने दिया, समझ रहे हो। तो सहेली वाली है, सहेली मेडिसिन जो है, कैप्सूल जो है, वो टैबलेट आती है, वो हमारा इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। इम्प्लांटेशन का मतलब बच्चे को घर में आने नहीं देता है। अब वो आने नहीं देता है, अब वो कैसे यूज़ करना है, इसका डोजेस यूज़ क्या है, वंस अ वीक, एक सप्ताह में एक बार लेना है, ठीक है। कब तक, और फिर उसके बाद 3 महीने तक, फिर 3 महीने के बाद क्या होगा, इसको ट्वाइस वीक, एक सप्ताह में क्या हो जाएगा, 2 बार लेना होता है इसको। ये सब मेडिसिन होते हैं ना, एक दिन भी आपने गैप करी तो फिर रिपीट हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि हाँ एक दिन भी छोड़ना नहीं होता है। इसीलिए वो क्या होती है ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 1 2 3 4 करके पूरा इतना तरीके से सुविधा करके बना के देता है कि आप भूल ही नहीं सकते हो उतना। 1 2 3 4 7 दिन का होता है ना एक सप्ताह में, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके देता है कि आप बार बार इसको भूल ही ना जाओ। एक लाइन से तोड़ो, संडे खा रहे हो कि मान लो कि ऐसे बॉक्स बना होता है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे क्या, एक बार चेक कर लूँ मैं, हाँ जी थोड़ा नीचे करूँगी तो दिखेगा। मान लो ये आपकी कैप्सूल का एक पत्ता है, ठीक है, हाँ। तो अभी मैं मतलब एक वीक कितने दिन का होता है, 7, तो ब्लू से कर दूँ, हाँ। तो 1 2
3 4 5 6 मैं एक लाइन ही करके दिखाऊंगी आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो लास्ट वाला जो है आपको ये दूसरे कलर का कर देगा 7, ठीक है। फिर से दूसरी लाइन रिपीट होगी। ये इसलिए सुविधा करता है कि सभी लोग पढ़े लिखे नहीं है दुनिया में, इंडिया में। 1 2 3 4 5 6 ये नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुई, अगली वीक है ना ये, हाँ ये 7, ठीक है। अगर मैं दे दूँ इधर तो ये वीक 1 है और ये वीक 2, सप्ताह पहला सप्ताह दूसरा। तो आपने क्या किया कि ऐसे में लोग को याद रहेगा कि चलो अगर पहला है, जैसे कि होता है ना कि लोग अगर इस सप्ताह में अगर मान लो कि संडे को खाया, इस सप्ताह में या मंगलवार को खा ली लेडीज़ क्या होती है काम धाम में के चक्कर में दवाइयाँ भूल जाती हैं। तो क्या है अब एक दिन भी भूलना नहीं है, वंस ए वीक मतलब कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। कि अगर आपने छोड़ा तो आपको सीक्वेंस दोबारा लेना पड़ेगा। तो क्या है कि आपको सप्ताह का ये है, तो उन्होंने क्या किया कि 7 डेज वाला है, तो 7 डेज का क्या हुआ कि उन्होंने एक ऐसा तरीका अपना दिया कि ये 1 2 3 4 5 6 7 और उसके ऊपर भी लिखा भी रहता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा भी रहता है। तो एक अलग वाला जो एक अलग कलर का ही बना दिया कि चलो मान लो कि वो लेडीज़ क्या करेंगी कि अलग कलर तो हमेशा देखेगी कि अलग कलर ही खाना है। तो ये देखेगी ब्लू ब्लैक खा रही है तो ब्लैक ही खाएगी, समझ रहे हो। तो ये जितना भी है पूरे वीक में तो पूरा ब्लैक क्लीन करना है तो खा के। और ये वाली क्या है, ये कैप्सूल्स वगैरह, वो कैप्सूल वाली ये वाली कैप्सूल्स वगैरह क्या है छोड़ देना, नहीं ये कैप्सूल्स है जो आप कैल्शियम वगैरह का डाल देती है, दीता सब है, ये सारा कैप्सूल देता है। ऐसे उसके आप टैबलेट में देखोगे, आप गूगल पे जाके देख लीजिए, उस टैबलेट सारे रहते हैं। ये बेसिकली आपकी जो स्टेरॉयडल वाली नॉन स्टेरॉयडल वाली मेन इफेक्ट वाली है। बाकी कैप्सूल्स जो है ये भी दे देते हैं वो देते हैं कि जैसे कि उसकी कैल्शियम की जैसे विटामिन की गोली डाल देते हैं। इसलिए डाल देते हैं कि मान लो इसके जगह पे अगर इधर वाला खा लिया और इधर कुछ अच्छा वाला मतलब कुछ दूसरा कैप्सूल दे देंगे तो उससे साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि इससे इसको क्या दे देते हैं, विटामिन की गोली डाल देते हैं या फिर किसी चीज़ की गोली जो उसके बॉडी में कुछ हार्मफुल इफेक्ट ना हो, कि उसके बढ़िया ही रहे, विटामिन की कैल्शियम की मतलब ताकत वाली गोली डाल देते हैं। लेकिन ये जो एक सब लाइन में देते हैं वो बेसिकली आपको वो इम्प्लांटेशन को रोकने वाली इस कैप्सूल देते हैं, समझ रहे हो। आइए एक तो वो दे देते हैं, लिख भी देते हैं कि आपको 7वें नंबर की गोली खानी है। तो अब कलर अलग कर दिया कि मान लीजिए ये सब कलर एक जैसा है, इस कलर को अलग कर दिया तो वो क्या कहेगा, एक दिन दिमाग में बिठा लेगी हाँ हमको रेड वाली गोली खानी है। मान लो कि उसका कलर कौन सा होता है, शायद सब वाइट होता है, एक ऑरेंज होता है, मुझे याद नहीं है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे ब्लैक ही मान लिया, ब्लैक गोली नहीं होती, लेकिन ब्लू वाला नहीं खाना, ब्लैक वाला खाना है। तो क्या करेगी कि हाँ मुझे हर सप्ताह की काली वाली गोली खानी है, हर सप्ताह में काली वाली। और एक बार वो खोल देगी पहली वाली में तो फिर तो बोलेगी यही लाइन खानी है, हर सप्ताह में रिपीट यही लाइन जाएगी ना, समझ रहे हो। चलिए हर सप्ताह में खानी है, ठीक। और फिर से नेक्स्ट वीक जब मतलब 3 महीने हो जाएंगे उसके बाद वो 2 गोली खानी है तो उसके बगल वाला भी एक खा लेगी हर सप्ताह का, समझ गए। चल नोट कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ medically assisted deliveries and better post-natal care leading to decreased maternal and infant mortality rate। बोला जा रहा है कि ये सब अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाना कि सेक्स रिलेटेड मैटर, जैसे मैंने सारा कुछ क्लियर किया तो वो सब के बारे में खुल के बिंदास होके बोलना, हेजिटेट नहीं होना ये सब के बारे में, और उसके क्या उसकी खराबी चीज़ है क्या अच्छी चीज़ है, उस सब के बारे में जागरूकता फैलाना। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली अवेयरनेस मतलब जल्दी इतना ज़्यादा असिस्टेड कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई लेडी प्रेगनेंसी में डिलीवरी के लिए चिल्ला रही है और वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है, कोई असिस्टेंट ही नहीं है, तो क्या होगा, बच्चा को जिस टाइम जन्म लेना तो वो तो लेगा ही, आप डॉक्टर हो ना हो बेचारी को मजबूरी में देना पड़ेगा। और उसमें इसके वजह से उसने अवेयरनेस फैलाया और डॉक्टर लोग तत्पर थे कि जैसे ही कोई आएगा हम उसको ट्रीट करेंगे, हम उसका ख्याल रखेंगे। उसके बाद क्या है, साहब बच्चे हो गए, उसके बाद क्या है उसको बस समझाना कि पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि
जो लड़की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, उसके बाद पहला दूध जो होता है वो नहीं पिलाते हैं। बोलती है पहले दूध ना बकरी का दूध पिला देते हैं, किसी जानवर का दूध पिला देंगे, लेकिन वो बच्चे को बोलते हैं माँ का दूध नहीं पिलाते, जो सबसे गलत है। फर्स्ट मिल्क मैंने क्या बताया, कोलेस्ट्रॉम, जो आपका 2-3 दिन माँ का मिल्क होता है वो कोलेस्ट्रॉम सबसे ज़्यादा बेबी के लिए बेनिफिट वाली दूध वही होती है। उसमें विटामिन पाई जाती है, IgA पाई जाती है, एंटीबायोटिक पाई जाती है, वो सब चीज़ पाया जाता है, वो तो बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है ना, वही हम नहीं पिलाते। तो वो सब उसको समझाया जाता था कि देखो आपको जो पहला दूध हो आप वही बच्चे को पिलाओ, ये सब पूरा का पूरा। तो उसी को बोलते हैं पोस्ट नेटल इन्फॉर्मेशन। जितना भी है कि पोस्ट नेटल मतलब बच्चा जब बड़ा और जन्म ले लिया, उसका नेटल मतलब नर्सिंग फेज है, 6-7 महीने, उस सब के बारे में कि आपको क्या खिला, कैसे, कितने टाइम आपको क्या खाना है, कितना ध्यान रखना है, ये सब के बारे में उसको समझाते थे। और उसके बाद है ये सब चीज़ बैलेंस वे में चलेगी तो क्या होगा, बच्चों का मरने का रेट कम होगा नहीं होगा, कि बच्चे हेल्दी जन्म लेंगे। और उसके साथ साथ क्या होगा, बच्चे अगर हेल्दी है और फिर माँ भी हेल्दी होएगी, कि अगर बीच में बच्चे का गैप है तो माँ भी, अब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक माँ अभी जन्म दी बच्चे को, ठीक है, उसके बाद 6 महीने तक तो खुद ब खुद माँ नहीं बन पाती हो, क्योंकि उसका 6 महीने तक पीरियड रुका रहता है। लेकिन 6 महीने के बाद 7वें महीने क्या है, फिर वो माँ बन जाएगी, क्योंकि मतलब फिर से स्टार्ट, वो तो रिलेशन तो बना ही रही है ना अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर से वो क्या करेगी, फिर से माँ बन जाएगी। और फिर दोनों के बच्चे के बीच में गैप कम, बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिला, माँ के दूध पे निर्भर है बच्चा। अभी माँ एक बच्चे को जन्म दे के जस्ट निकली है, उसका बॉडी पूरी तरह से सही नहीं है, उसका बॉडी मतलब सही का मतलब पूरा ताकत नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देना 206 हड्डी टूटने के बराबर होता है। 8 से 10 घंटे लेबर पेन में वो रहती है, उसके बाद उसको अपने बॉडी को दोबारा से प्रिपेयर करना, नॉर्मल में लाना, उसमें ही उसका 1-2 साल चला जाता है। उसी के बीच में फिर से माँ बनेगी। एक तो माँ के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पहली बार, दूसरी जो बच्चा पहले वाला बच्चा था उसको 2 साल मस्त दूध चाहिए थी ना माँ की, बच्चे को वो नहीं मिल पाया, समय से पहले वो खाने पर डिपेंड हो गया, उस खाने से उसको पूरा एनर्जी नहीं मिल रही, उसकी वजह से क्या हुआ, बच्चे में भी ग्रोथ नहीं हुआ। तो क्या हुआ, माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा है। तो वही सबको समझाया गया कि ये सब ना करें, इस सब से आपको और आपके माँ को भी और बच्चों को दोनों को खतरा है। तो ये सब चीज़ को देखा जाएगा और समय से रखा जाएगा, तो क्या होगी, माँ का भी सुरक्षित रहेगी और बेटा भी सुरक्षित रहेगा, मीन्स बच्चा भी सुरक्षित रहेगा, बेटा बेटी भी दोनों सुरक्षित रहेंगे। तो इससे क्या होगी, दोनों की चांसेस, मतलब मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है मरने का रेट, तो ये क्या होगा, कम होता जाएगा और दोनों का जीने का रेट बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करेगी। और उसके बाद क्या है, ये सबको इस सब के बारे में समझा जाता था। डिक्रीज मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट। उसके बाद इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिलीज। और वही कि बच्चों को कि तो बोलता है ना कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सब के बारे में बताता था कि आप जितने कम हैं आप उतने ज़्यादा सुखी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बच्चे पालोगे आपको खुद ही प्रॉब्लम होगी उसको पालने, सिर्फ जन्म देना ही नहीं है, आपको उसको पाल पोस के बड़ा करना पड़ता है, अच्छे संस्कार देने पड़ते हैं, अच्छी एजुकेशन देनी पड़ती है, सब कुछ देनी पड़ती है। तो जितना छोटा कम रहेगा उतना ज़्यादा आप एक बच्चा रहेगा तो ज़्यादा टाइम दे पाओगे, 2 रहेगा तो ज़्यादा टाइम दे पाओगे, उससे ज़्यादा रहेगा तो आपका टाइम उतना ही है, आदमी बढ़ गया तो आपको क्या करोगे, थोड़ा बांटते जाओगे तो उतना नहीं हो पाएगा। तो वो बताया गया कि स्मॉल फैमिली क्या है, सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs। और उसके बाद पूरी तरह से जानकारी कि अच्छे से उस बच्चे को, जैसे मैंने सिम्टेंसेस किया कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, अब वैसे ही सेक्स रिलेटेड डिजीज़ का भी चेकअप किया कि इस बच्चे को माँ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, माँ से कोई बच्चा में नहीं चला गया, या फिर पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं था जो बच्चा में चला गया, ये सब चेक करता है, ठीक है, कि उसको सेक्स रिलेटेड कोई डिजीज़ तो नहीं हो गई बच्चों में, वो सब। ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब बेसिकली सारे के सारे जितने भी हैं सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे उस सब के लिए एक फैसिलिटीज़ बनाई गई पूरा ध्यान देने के लिए। एंड ऑल मेडिकेटेड इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। और सभी के सभी क्या है, इस सब चीज़ करने के बाद हमारा है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी जनरेट होएगी, पूरी की पूरी तरीके से क्या होगा, हमारा सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए हो गई हमारी, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। अभी हुआ तो बेसिकली हमारा 2 ही चैप्टर है, मतलब एक ही पेज है, लेकिन इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अगर आप देखोगे ध्यान से सुनोगे मेरे टॉपिक को तो इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप इस पेज पे मत जाइए, अगर आप क्या बोलते हैं उसके बाद आगे है ये सब चीज़ में ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बस ये जो इंट्रोडक्शन वाली जो पेज थी ना हमारी, इसी में हमें ज़्यादा पढ़ना था। अभी पॉपुलेशन रेट है, इसको पढ़ाने के बाद बैरियर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, फिर उसके बाद IVF, ठीक है। टाइम लगेगा 2-3 लेक्चर, फिर कर देंगे, चलो ओके। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे क्या, पॉपुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा आपने।
चलो फिर ओके, थैंक यू। कहाँ लिखूँ, क्या लिख दूँ? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। और ये वीडियोस आप सभी देख सकते हैं, सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि नीट एस्पिरेंट, सभी के लिए है, एक नॉर्मल जागरूक इंसान के लिए वीडियो है सर, ठीक है। ये चैप्टर बेसिकली हमारा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव से ही नहीं, क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट, एक तो वो हेल्दी फर्टाइल बंदा हो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। दूसरा, बिहेवियर सही हो उसका, इमोशनली सही हो, और सबसे इंपॉर्टेंट सोशली सही हो, तभी हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी किसी को कहेंगे। समझ आया? इसीलिए हमने इतना टाइम लगाया, क्योंकि आपको सोशली लेवल तक कब क्या कैसे हुई कि एक कपल को हमने समझाया कि आप अब दोनों के बीच में एक एज रिलेटेड है, कम एज में शादी नहीं करनी। फिर क्योंकि एक कम एज में शादी करने से आपका ऑर्गन डेवलप नहीं है, मतलब आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं हो अभी आप ऑर्गन डेवलप नहीं है, ऑर्गन नहीं डेवलप, एक चारों आपका जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, क्या जो है कि रिप्रोडक्शन वाले हेल्दी, इमोशन, बिहेवियर और सोशल, ये चारों एक एग्जाम्पल से ही समझ आ जाएगा। मान लो एक छोटे एज की लड़की है और एक छोटे एज का लड़का है, शादी हो गई, पहली प्योरिटी लेवल थी या नहीं थी वो डिपेंड करता। 18 साल और 21 साल हमारी गवर्नमेंट ने क्यों करी है, कुछ सोच के ही किया होगा ना। तो फिर वो हेल्दी नहीं था, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी का मतलब उसके ऑर्गन अभी बच्चे जनरेट करने के लिए नहीं है, फिर भी वो हो गई प्रेग्नेंट। उसके बाद क्या हुआ, पहला कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं थी। दूसरा, अभी वो बच्चे खुद छोटे हैं तो वो इमोशनली पूरी तरह से उसको उस माँ बाप बनने के हैंडल नहीं कर पाएंगे, इमोशनली भी हेल्दी नहीं हुए। उसके बाद क्या है, बिहेवियरली, अब दोनों के बीच में चिड़चिड़ापन हो जाएगा बच्चे पालने में, कि खुद वो बच्चे किसी और के पल्लू में पल रही थी माँ बाप के, अब वो एक छोटे बच्चों को पाल रही है, उस बच्चे को पाल रही है, उसको सूसू पोटी साफ करना, खाना पीना, हेल्थ उसका खराब हो रहा है, उस लड़की का या उस लड़के का, खाना वो समय से पहले कमा रहा है, समय से पहले कमा के चिड़चिड़ा रहा है, बाप बन गया तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना उसको, तो वो हो गया। तो वो क्या हुआ, अब उस सब से देख के, इसको देख के हमारा समाज क्या करेगा कि हाँ चलो भाई ये दोनों शादी कर ले तो हम भी करेंगे, तो इससे हमारे समाज पे गलत मतलब वो एग्जाम्पल जा रहा है, तो हमारे समाज भी खराब, समझ रहे हो। तो एक से वजह से क्या हुआ, हमारा चारों के चारों उस पर असर पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट जो चीज़ लाती है वो सोच समझ के लाती है, कि लड़कियों का 18 और लड़कों का 21 एज रखा है शादी वाला, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, ओके बाय।